गुड इवनिंग दोस्तों, P2 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और मेरा नाम है रविंद्र चौधरी। आज हम चर्चा करेंगे गणित के एक बहुत ही जीनियस टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। इस टॉपिक को अपन बहुत ही बेसिक से चर्चा करेंगे। जिन्होंने जो 10वीं क्लास के अंदर है उनके लिए भी फायदेमंद रहेगा, जो 11th के अंदर है उनके लिए भी लाभदायक है, और जो 12th के अंदर है उनके लिए भी ये फायदेमंद रहेगा। जो 12th के अंदर पढ़ रहे हैं और उन्होंने इससे पहले यदि इस टॉपिक को ढंग से नहीं पढ़ा है, तो आज अपन इस टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, जिससे स्टेप बाय स्टेप आपकी एक एक चीज और एक एक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आइए अपन शुरुआत करते हैं। इस टॉपिक को शुरुआत करने से पहले अपन क्या करते हैं, एक छोटा सा मैं 5 मिनट का एक इंटरव्यू के रूप में देना चाहता हूं, जिससे हालांकि छोटी कक्षाओं में आपने वो चीज पढ़ी है, ऐसा नहीं कि आपने नहीं पढ़ी है, लेकिन वहां से शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे इस टॉपिक को अपन आगे बढ़ाते जाएंगे। देखिए, अपन ने छोटी क्लासों में कुछ आकृतियां पढ़ी है। छोटी क्लासों के अंदर अपन ने कुछ आकृतियां पढ़ी, जैसे मैं मान लो एक बना दी आपके सामने ये, दूसरी बना दी मैंने ये, और तीसरी बना दी मैंने ये, और एक आकृति और बना देता हूं आपके सामने ये। क्लियर? आप देखिए, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में भी, इसके बारे में भी पढ़ा होगा। आकृति देखकर आपको ये पता लग गया होगा कि ये कौन सी चीज है। इसका नाम है समबाहु त्रिभुज। क्या नाम है? समबाहु त्रिभुज। इसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए, इनके नाम के अंदर ही इनकी पूरी डेफिनेशन छिपी हुई है। अभी इनका ऑपरेशन करेंगे अपन। तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, सुनना ध्यान से। और चौथा जो त्रिभुज का नाम है, इसका नाम है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। अब देखिए, इसके ऊपर बात करते हैं। सम का अर्थ होता है समान, सम यानी समान, बाहु यानी भुजा, बाहु यानी भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो, वो कहलाता है आपका समबाहु त्रिभुज। क्या कहलाता है? समबाहु त्रिभुज। दूसरा, सम यानी समान, द्विव यानी दो, बाहु यानी भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो, वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, हालांकि इसका ट्रिग्नोमेट्री से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री का जो लेना देना है वो इस वाले त्रिभुज से। और ये पढ़ रहे तो सोचा कि लगे हाथ इसको भी पढ़ ले। विषम का अर्थ होता है अलग अलग। विषम का अर्थ क्या होता है? अलग अलग। बाहु यानी भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो, उसको बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन लेने के बाद चौथा हमारा त्रिभुज आता है ये वाला त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसके अंदर एक कोण 90 डिग्री का हो। कितना डिग्री का हो? 90 डिग्री का। उस त्रिभुज को कहा जाता है समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज कहा जाता है? समकोण त्रिभुज। और जिस टॉपिक को अपन शुरू कर रहे हैं, त्रिकोणमिति को, वो त्रिकोणमिति केवल और केवल समकोण त्रिभुज पर ही लागू होती है। त्रिकोणमिति ये समकोण त्रिभुज पर लागू होती है। इसलिए मैंने आपको पहले थोड़ा ये बता दिया, इसके बारे में भी जानकारी हो गई। और शुरुआत करेंगे अपन यहां से। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मैं आपके सामने ये त्रिभुज बनाता हूं यहां पर। ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज, तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री। क्लियर? अब देखिए, गणित के एक विद्वान आए, उनका नाम था पाइथागोरस। क्या नाम था? पाइथागोरस महोदय। पाइथागोरस महोदय, उन्होंने बताया कि ये जो समकोण त्रिभुज है, इसको मैं ए मान लेता हूं, इसको मैं बी मान लेता हूं, इसको मैं सी मान लेता हूं। क्लियर? पाइथागोरस जी ने यह बताया कि समकोण त्रिभुज बनाने वाली दो भुजाएं, समकोण त्रिभुज कौन सी बना रही है? एक तो ये और दूसरी ये। समकोण त्रिभुज बनाने वाली दोनों भुजाओं के वर्गों का योग कर्ण के वर्ग के बराबर होता है, ऐसा उन्होंने कहा। और अपन ने छोटे क्लासों में पढ़ा भी होगा। इस परिभाषा को मैं सूत्र के रूप में ऐसे लिखता हूं, परिभाषा सुनना। समकोण बनाने वाली दोनों भुजाएं, मतलब एसी, एक तो होगी एसी और एक होगी एबी।
समकोण बनाने वाली दोनों भुजाएं, एक तो होगी ए बी, इस प्लस वाले सिंबल को पहले हम हटा देते हैं। समकोण बनाने वाली दोनों भुजाएं, भुजा नंबर 1, भुजा नंबर 2 के वर्गों, वर्गों का मतलब स्क्वायर का योग, वर्गों का योग, योग का मतलब ये कर्ण, कर्ण कौन सी भुजाएं, बीसी, बीसी के स्क्वायर के बराबर होती है, बीसी के वर्ग के बराबर होती है। और अपन ने यही पढ़ा, अपन ने यह पढ़ा कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, इन दोनों में से कोई एक भुजा आधार है और एक भुजा लंब है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आप कहोगे सर कौन सी भुजा आधार है और कौन सी भुजा लंब है, उसके बारे में अपन अभी देखते हैं। यह सूत्र अपन ने पढ़ा, क्लियर। अब इस सूत्र को अपन 2-3 तरीकों से और लिख सकते हैं। यदि आपको कर्ण की वैल्यू ज्ञात करनी है, आधार और लंब दिया हुआ है, तो सिंपल इस सूत्र में रखकर आप आसानी से वैल्यू निकाल सकते हैं। सेकंड, यदि आपको आधार स्क्वायर ज्ञात करना है, आधार स्क्वायर ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर, ये वाला जो वैल्यू, ये वाली वैल्यू है वो इधर आ जाएगी और इसका सिंबल चेंज होने के बाद ये हो जाएगा लंब स्क्वायर, तो नया सूत्र बन गया हमारे सामने। वैसे के वैसे सिमिलर, यदि अपन को लंब स्क्वायर ज्ञात करना है तो ये हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। यहां तक किसी को दिक्कत, किसी को नहीं है, बहुत आसान चीज है, छोटी क्लास में आपने पढ़ी है, कोई पहली बार नहीं पढ़ा है इस चीज को। अब देखिए आगे चलते हैं। ये एंगल है 90 डिग्री, तो ये एंगल होगा थीटा और ये भी एंगल होगा थीटा। अब थीटा कितना पता नहीं, हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये चीज हम जानते हैं। 180 में से 90 तो ये हो गया, मतलब ये जो दो एंगल बचे हैं इन दोनों का योग भी कितना होगा, 90। समकोण त्रिभुज में एक एंगल 90 का हो जाएगा, बचे हुए दोनों कोणों का योग कितना होगा, 90। अब वो कंडीशन पर डिपेंड करता है, जैसे मान लो ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा, मान लो ये 50 हो गया तो ये 40 हो जाएगा, या ये 60 हो गया तो ये 30 हो जाएगा, इस प्रकार से। लेकिन इनका जो योगफल है वो 90 रहेगा, क्योंकि अपन को ये पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। यहां तक पढ़ने के बाद आगे चलते अपन, वापस ही नई आकृति बनाते हैं उसमें इस प्रकार से। अब देखिए ये हो गया हमारा समकोण, ये हो गया हमारा थीटा, ये भी हो गया हमारा थीटा। थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, क्या होती है, लंब। हमको पता है ये तो कर्ण है ही, फिक्स है, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण सबसे बड़ी है, बचे दो है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब है, तो ये क्या हो जाएगा, आधार। क्या हो जाएगा, आधार। अब देखना सिमिलर, इसी प्रकार से सेम एंगल है, 90 डिग्री है, ये थीटा थी तब ये लंब हो गया, अब यदि ये थीटा होगी तो ये लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लंब। और ये लंब है, कर्ण ये है ही, और ये हो जाएगा आधार, क्या हो जाएगा, आधार। यहां तो किसी को दिक्कत, आगे चलते हैं। ये हो गया हमारा बेसिक। बेसिक होने के बाद अपन आगे चलते हैं दूसरा पॉइंट, त्रिकोणमिति के 6 स्तंभ है, उसको अपन साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट, सेक और कोसेक थीटा के नाम से जानते हैं। और पूरी की पूरी जो त्रिकोणमिति है इसी के ऊपर निर्भर करती है। यदि हमें इनका प्रॉपर नॉलेज है तो ट्रिग्नोमेट्री में कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है। लगता है देखना में ये इंग्लिश की तरह, लेकिन प्रॉपर गणित है। अब देखिए शुरुआत करते हैं इसकी। ये थीटा तो ये लंब हो जाएगा अपन का, ये आधार हो जाएगा, और ये क्या हो गया आपका, कर्ण हो गया। क्लियर।
अब देखते हैं, इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का एक दूसरे के साथ संबंध होता है, त्रिकोणमितीय फलन का एक दूसरे के साथ संबंध होता है। एक बार मैं वापस लिख देता हूं, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ठीक है। अब ये सभी एक दूसरे से संबंधित होते हैं, देखते हैं कैसे। छोटी क्लासों में आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का। इसको मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूं, लाल बट्टा कक्का। ये सूत्र पढ़ा आपने? नहीं पढ़ा तो आज देख लीजिए, पढ़ा तो अच्छी बात है। अब देखिए इसके सूत्र कैसे बनते हैं। पहला सूत्र होगा साइन थीटा का, ये वाला। दूसरा होगा कोस थीटा का, ये वाला। तीसरा होगा अपना टेन थीटा का, ये वाला। चलते जाइए आगे से आगे। ये होगा अपन का कोट थीटा का, क्योंकि हमारी सीरीज है ये, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, साइन कोस टेन कोट, और ये हो जाएगा हमारा सेक थीटा का, सेक, और ये हो जाएगा हमारा कोसेक थीटा का। सूत्र की फॉर्म में लिख देते हैं इसको। किस प्रकार से लिखते देखिए इस तरफ आप, मैं लिखूं साइन थीटा बराबर एल अपॉन के लंब बटा कर्ण। क्लियर? इसको मैं दे दूं इक्वेशन नंबर 1। दूसरा कोस थीटा बराबर ए अपॉन के का मतलब हो गया हमारा आधार बट्टा कर्ण। क्लियर? इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। तीसरी बात, साइन कोस टेन थीटा बराबर एल अपॉन ए दैट मीन्स लंब अपॉन आधार, लंब अपॉन आधार। इक्वेशन नंबर हो गई हमारी 3। कोट थीटा। अब नीचे से चलना ऊपर की ओर, क्या हो जाएगा, ए अपॉन एल आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब। साइन कोस टेन कोट सेक थीटा बराबर, यहां से क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टा आधार, और लास्ट में हमारा बचता है इक्वेशन नंबर ये हो गई 4, ये हो गई 5, और लास्ट में है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब 6। अब देखिए ये 6 चीजें आपको याद है। अब यहां से अपन एक दूसरे त्रिकोणमितीय फलन के अंदर संबंध बनाना शुरू करेंगे। देखते हैं किस प्रकार से संबंध बनते हैं। अब देखिए मैं यहां से इसको ऐड कर देता हूं। अपन ने जो पीछे सूत्र देखे, ये जो हमारे 6 सूत्र बने हैं, अब इस 6 सूत्र को देखना। मैं यहां से लेता हूं इक्वेशन नंबर 4, इसको लेता हूं। किसको लेता हूं? इक्वेशन नंबर 4 को। देखना आप, नीचे ही कर लेते हैं इसको। इक्वेशन नंबर 4 क्या थी हमारी, कोट थीटा बराबर आधार बट्टा लंब, यही थी। मैं आपको यह कहता हूं कि इसको उल्टा कर दो, तो उल्टा करेंगे तो क्या होगा, कोट तो ऊपर था वो हो जाएगा जैसे 1 अपॉन कोट थीटा, और ये क्या होगा, लंब ऊपर चला जाएगा और आधार नीचे आ जाएगा, ये होगा। मैं इसको दे देता हूं समीकरण नंबर 7। समीकरण नंबर, देखना बहुत शानदार लॉजिक है यहां पर। अब देखिए लंब बटा आधार की वैल्यू क्या है, टेन थीटा। लंब बटा आधार की वैल्यू क्या है, टेन थीटा है ना। लंब बटा आधार की वैल्यू है टेन थीटा। तो समीकरण 3 व 4 की तुलना करने पर क्या होगा, 1 अपॉन कोट थीटा बराबर, यहां मैं लंब अपॉन आधार की जगह टेन थीटा रख सकता हूं, वहां से रख सकता हूं ना। अब देखिए तो मैं रख दूं यहां पर टेन थीटा, क्या रख दिया, टेन थीटा।
संबंध नंबर 1 आ गया हमारे पास। tan कोट का उल्टा होता है, कोट tan का उल्टा होता है। क्लियर? इसी चीज को मैं सेम ऐसे कैसे लिख सकता हूं ना कि कोट थीटा बराबर 1/tan थीटा, कोट थीटा बराबर 1/tan थीटा। अपने यही तो कहा कि कोट थीटा tan थीटा का उल्टा होता है और tan थीटा कोट थीटा का उल्टा होता है। आगे चलते हैं, इन दोनों को मैं आपस में गुणा कर दूं तो गुणा करने पर हमारी कंडीशन क्या बन जाएगी? यहां से tan थीटा गुणा कोट थीटा बराबर 1, ये बन गई कि tan थीटा और कोट थीटा को आपस में गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। क्लियर? तीनों समझ हमें पता लग गई। इसका प्रयोग कब आता है? जब अपन ट्रिग्नोमेट्री के सवाल सॉल्व करते हैं ना, उसमें वैल्यू पुट करते हैं। कहीं पर हम एक ही जगह सीधा tan थीटा इंटू कोट थीटा लिखते हैं, फिर हमारे दिमाग में आता है ये कहां से आया, तो ये यहां से आया। बेसिक अपन का क्लियर होता है ना, तो हमें बाद में कई दिक्कत नहीं आती। आगे चलते हैं, इधर से अब लेते हैं अपन समीकरण नंबर 4 हो गई। अब समीकरण नंबर लेते हैं 5, सेक थीटा बराबर, समीकरण नंबर 5 सेक थीटा बराबर क्या होता है? यहां पर कर्ण अपॉन आधार। जिस तरह से यहां पर उल्टा किया वैसे यहां पर भी उल्टा कर दो। उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार ऊपर चला जाएगा और कर्ण नीचे आ जाएगा। ये इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं अपन 8। क्लियर? अब देखिए आधार बटा कर्ण किसकी वैल्यू है? आधार बटा कर्ण किसकी वैल्यू है? यहां से कोस थीटा की। तो यहां पर मैं आधार बटा कर्ण की जगह कोस थीटा लिख दूं, लिख देते हैं, तुरंत दान महादान। 1/सेक थीटा बराबर हो गया पर का कोस थीटा। क्या हो गया? कोस थीटा। ये हमारे पास आ गया संबंध नंबर 2। कितना आ गया? संबंध नंबर 2। सेक कोस का उल्टा होता है और कोस सेक का उल्टा होता है। सिमिलर में इसको ऐसे लिख दूं, सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते आप इसको, ऐसा ही होता है। गुणा कर दूं इसके अंदर, इसको मैं इसके गुणा कर दूं तो क्या हो जाएगा? सेक थीटा गुणा कोस थीटा बराबर होता है 1। तीन चीजें एक साथ क्लियर। संबंध नंबर 2 आ गया। पहला हमारे पास था ये, इसको मैं लगा देता हूं स्टार। कैसे स्टार बनाना तो नहीं आता, फिर तो भी ट्राई कर लेते हैं एक बार। ये स्टार नंबर 2 दोनों हो गए। आगे चलते हैं नेक्स्ट। यहां से देखिए, यहां से अपन लेते हैं अब समीकरण नंबर 6, कोसेक थीटा इज इक्वल टू कर्ण अपॉन लंब। कोसेक थीटा इज इक्वल टू कर्ण अपॉन लंब। यहां लिख दूं कोसेक थीटा इज इक्वल टू कर्ण अपॉन लंब। लंब यह लिख दिया। इसको लिखने के बाद जैसे मैंने यहां पर किया है इसके ऊपर में किया होगा वो यही करना है। सभी के नियम और सिद्धांत बराबर है, तो उल्टा करूंगा हो जाएगा 1/कोसेक थीटा बराबर लंब यहां से ऊपर चला जाएगा, उल्टा करना है, और कर्ण नीचे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। इसको समीकरण नंबर दे दूं मैं 9। कितनी दे दूं? 9। अब देखना, लंब बटा कर्ण किसकी वैल्यू है? साइन थीटा की। तो मैं यहां से समीकरण नंबर 9 में समीकरण 1 से वैल्यू पुट कर दूं, लंब बटा कर्ण की जगह पर क्या लिख दूं? मैं यहां से साइन थीटा लिख दूं। अब देखिए साइन थीटा लिखने के बाद क्या होगा हमारे पास? जैसे ही मैं यहां पर साइन थीटा लिखूंगा 1/कोसेक थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा। तो हमारे पास संबंध नंबर आ चुका है 3। नियम सभी के सेम है, कंडीशन नंबर 3 हमारे पास आ चुकी है। अब देखिए सेक थीटा होता है कोसेक थीटा का उल्टा और कोसेक थीटा होता है सेक थीटा का उल्टा। क्लियर? तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, एक और चीज, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा। क्लियर हो गया? अब देखिए सिमिलर, यहां से मैं क्रॉस मल्टीपल कर दूं, वज्र गुणा कर दूं, इसको वज्र गुणा करते क्या हो जाएगा? कंडीशन नंबर 3 बन जाएगी हमारे पास, वो ये होगी यहां से कोसेक थीटा गुणा साइन थीटा बराबर 1। फॉर्मूला 1
लेकिन सूत्र कितने बन गए हमारे पास? 9। कितने बन गए? 9। यहां तक किसी को दिक्कत हो तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर एक चीज आपको रटनी है, रटने वाली है तो टेन थीटा का एक सूत्र और होता है। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, और ये कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा। ये दो चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद अब अपन देखते हैं त्रिकोणमिति फलनों के जो माप होते हैं। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की कितनी होती है, साइन 45, साइन 60, साइन 90। तो वो ट्रिग्नोमेट्री वाली जो सारणी है वो बना लेते हैं अपन। ठीक है, तो अब देखिए पहले अपन लेते 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और ये हो गई 90 डिग्री। 30 डिग्री को पाई बाई 6 लिखा जाता है, 45 डिग्री को पाई बाई 4, और 60 को लिखा जाता है पाई बाई 3, और 90 को लिखा जाता है पाई बाई 2। देखो लिखने का मतलब क्या है, ऐसा क्यों लिखा जाता है? देखिए पाई की वैल्यू आपको पता है 180 होती है, और 180 में 6 का भाग दो कितना आता है? 30। इसलिए 30 को ऐसे भी लिख सकते हो और वैसे भी लिख सकते हो, किसी भी प्रकार से, सेम इसी प्रकार से। ठीक है, तो इधर देखिए अब इसको यहां से साफ कर देते हैं, और मैं यहां पर एक टेबल बना देता हूं। साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा। ये हो गई हमारी टेबल। थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं। ये थोड़ा पहले लिख दिया, इसको वापस चेंज कर देंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो यहां लिख देते हैं इसको, साइन कॉस टेन कोट सेक कोसेक। ठीक है, अब देखिए कैसे लिखना है। एक गिनती लिख देते पहले यहां से, 0, 1/4, 1/2, 3/4 और 1। आप कहोगे सर ऐसा क्यों लिखा? समझने के लिए बता देते हैं आपको। गिनती की शुरुआत की अपन ने 0 से। किससे शुरुआत की? 0 से। 0 के बाद जैसे ही मान लो अपन कोई चीज करते हैं और अपन को कोई चीज प्राप्त होती है, तो पहली बार में हमको 100% प्राप्त नहीं होती है। आपने स्कूल की लाइफ में भी देखा होगा, आप किसी भी चीज को पढ़ते हो तो पहली ही बार में आपको चीज 100% याद नहीं होती, ये तो श्योर है। तो अपन उसी को मान लेते हैं। आपने किसी चीज को पहली बार पढ़ा, आपको कुछ याद नहीं हुआ, आपको कुछ भी याद नहीं हुआ, इसका मतलब 0। आपने उस चीज को दूसरी बार पढ़ा, दूसरी बार पढ़ा, आपको 25% भाग याद हुआ। कितना परसेंट भाग याद हुआ? 25% भाग आपको याद हुआ। उसी किताब को आपने, उसी सेम टॉपिक को आपने 30 बार पढ़ा तो आपको 50% याद हो गया। कितना परसेंट? 50%। आपने उसको फिर एक बार वापस पढ़ा, चौथी बार पढ़ा तो आपको 75% याद हुआ, और आपने 5वीं बार पढ़ा तो आपको पूरा 100% याद हो गया। पढ़ने का भी यही सिस्टम है। आप एक ही चीज को कम से कम 4 से 5 बार पढ़ो तो आपको आसानी से बिल्कुल विद कॉन्सेप्ट आपको याद हो जाती है, और एग्जाम में आपको ना तो घबराने की जरूरत है ना डरने की जरूरत है। चीज पॉइंट टू पॉइंट याद आती है। कब? जब वो चीज आपके हाथों से कम 5 बार निकल जाती है, क्योंकि हाथ की अंगुलें भी 5 है तो पढ़ना तो 5 बार पड़ेगा ही। वही सिस्टम है, पहली बार पढ़ा कुछ याद नहीं हुआ, दूसरी बार पढ़ा 25% याद हुआ, तीसरी बार पढ़ा 50% याद हुआ, चौथी बार पढ़ा 75% याद हुआ, और 5वीं बार पढ़ा तो
काम तमाम। अब 25% को ऐसे लिखते हैं बिन की फ्रिक्शन, बिन की फॉर्म में 25% को लिखते हैं 1/4, 50% को लिखते हैं 1/2, 75% को लिखते हैं 3/4 और इसको लिखते 1। 100% है मतलब 1 पूरा। अपनी मारवाड़ी भाषा में पावन, आधोन, 3 पावन 1। बात समझ में? आप देखिए इसको लग रही है सर्दी, तो सर्दी लग रही है तो इनको कंबल उड़ा दो। क्या उड़ा दो? कंबल। ले भाई तू भी कंबल है, तू भी कंबल है, सभी को दे दिया, क्योंकि बेटा बेटी एक समान है तो भेदभाव तो करना नहीं है, सभी को कंबल दे दी। कंबल के रूप में हमने इसके ऊपर क्या लगा दिया? अंडर रूट। क्लियर? अब कोई संख्या 0 है उसके ऊपर अंडर रूट है, कितना ही लगाओ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहां पर क्या आ जाएगी वैल्यू? अब यहां से जो वैल्यू आएगी ना पूरी साइन वाली वैल्यू आएगी। क्लियर? 0 1/4 की अंडर रूट 1/4 है, तो समझने के लिए देखना इस बार इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, अंडर रूट के अंदर 2 है तो 1 बार आ जाएगा और ऊपर बचा हुआ 1, 1 के ऊपर कितना भी अंडर रूट कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2। तो इसकी वैल्यू हो गई 1/2। सिमिलर 1 का अंडर रूट 1, अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 ही होता है, इसका हटेगा नहीं। अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3, 4 के ऊपर है, 4 से हटकर क्या हो जाएगा? 2, 1 का 1, साइन की वैल्यू आ गई, टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है, समस्या खत्म। समस्या। अब इस सारणी को बनाने के लिए क्या करना है? जो साइन की वैल्यू लिखी हुई इस तरफ से इस वैल्यू को यहां पर पुट करना है, 90 की वैल्यू को यहां पुट करनी है आपको, याद रखने के लिए, समझने के लिए। इसको ये वाली वैल्यू है, इधर से दूसरा स्टेप, इधर से दूसरा स्टेप यहां, तो कितना हो जाएगा? √3/2। यहां है 1/√2, यहां गए तो ये वैल्यू यहां आ जाएगी 1/2 और यहां गए तो ये आ जाएगी। साइन और कोस दोनों की वैल्यू हो गई हमारे पास। अब यहां से कुछ भी पूछे आपको, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, कोस की कुछ भी वैल्यू पूछो, पुटअप करे तो दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। क्लियर? अब आप कहोगे सर ये कैसे? इससे भी आसान, हमें पता है कि साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, इसीलिए मैंने आपको ये पहले बताया था ताकि आपको सारणी याद हो जाए। अब जितनी भी साइन की वैल्यू उसको उल्टा कर दो, कोस वाली वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, कोसेक वाली। 0 को उल्टा, आप 0 को 0 से भाग दोगे क्या आएगा? ये आएगा। अब देखिए इसके अंदर दूसरा, नहीं दूसरी चीज, साइन का उल्टा 1/2 का उल्टा कितना हो जाएगा? 2। अंडर रूट 1/2, सॉरी 1/√2 का उल्टा कितना हो जाएगा? केवल 2। इसका उल्टा कितना हो जाएगा? 2/√3 और इसका उल्टा कितना हो जाएगा? 1। 3 चीजें क्लियर हो गई। सेम टू सेम कोस थीटा का उल्टा क्या होता है? 1/sec थीटा। तो कोस का उल्टा कर दो, कोस क्या? 1 का उल्टा कितना हो जाएगा? 1। दूसरा √3/2 का उल्टा कितना हो जाएगा? √3/2 का उल्टा हो जाएगा 2/√3। 1/2 का हो जाएगा √2, इसका हो जाएगा केवल 2 और यहां पर यह है 0, 0 का उल्टा कितना हो जाएगा? 0। ठीक है? अब देखिए यह है tan और यह है कोट। अपने अभी लास्ट में यह चीज पढ़ी है, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा। साइन में कोस का भाग दे दो, 0 के अंदर आपने 1 का भाग दिया, कितना आएगा? 0। 1/2 में 3√3/2 का भाग दिया, यह है 1/2 और आपने ये भाग दिया इसका, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा? 1/√3। यहां पर क्या बचेगा? ओनली फॉर 1। यहां पर क्या बचेगा? √3, क्योंकि √3/2 बाई 1/2, 2 से 2 कैंसिल, √3 और 0 का भाग आपने दिया 1 के अंदर, तो यहां पर आ जाएगा अनंत। क्या आ जाएगा? अनंत। अब कोट tan का उल्टा होता है, तो जैसे यहां पर देखिए 0 का उल्टा इनफाइनाइट, 0/0 क्या होता है? अनंत। यहां पर ये मिस्टेक हो करोगे तो यहां पर भी इनफाइनाइट आएगा और यहां पर भी इनफाइनाइट आएगा। बिल्कुल, आप 0/0 करते हो ना, इसका मतलब है अनंत।
0/0 का मतलब क्या है? अनंत। 1/√3 का उल्टा क्या होता है? 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/3, और ये इसका उल्टा क्या हो जाएगा आपका? 0। क्लियर? तो ये हो गई हमारी ट्रिग्नोमेट्री वाली सारणी। यहां तक किसी को दिक्कत हो तो देखिए, यहां तक दिक्कत नहीं, आगे चलते अपन। सारणी कंप्लीट हो गई। अब अपन पढ़ते हैं सर्व समीकरणों के ऊपर आते हैं। सर्व समीकरण, सर्व समीकरण हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। इसी सर्व समीकरण के अंदर मैं इसको साइन स्क्वायर को यहीं रखूं और कोस स्क्वायर को इस तरफ भेज दूं तो क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर? अब देखिए सिमिलर साइन थीटा को यही रखूं मैं, और ये जो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिखा है उसको ऐसे लिख सकता हूं। अब जब भी सॉल्व करेंगे ना, जो इस प्रकार की वैल्यू आएगी ना, उसके स्थान पर सीधा अपन साइन थीटा रखेंगे। फिर आपके कंफ्यूजन पैदा होता है कि सर ये कैसे आया, तो ये यहां से आया। इसको बोलते बेसिक कॉन्सेप्ट है। दूसरा, अब मैं कोस को इस तरफ रखूं, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोस थीटा बराबर √ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये सर्व समीकरण कंप्लीट। नेक्स्ट एक सर्व समीकरण अपन देखते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। मैं सेक थीटा को यही रखूं, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है। सेक थीटा यहीं पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर यहां से हटेगा तो यहां रूट हो जाएगा। आपके सामने बन रही चीजें। फिर टेन स्क्वायर थीटा बराबर, टेन स्क्वायर को मैं इस तरफ भेज दूं और इस 1 को मैं इस तरफ ले आऊं तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। वापस यहां से टेन थीटा बराबर √ सेक थीटा माइनस 1, ये स्क्वायर है यहां पर। नेक्स्ट आगे चलते हैं, इसके अंदर एक सर्व समीकरण और आती है जिसका नाम है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर, इसको यहां भेजूं प्लस कोट स्क्वायर थीटा, कोसेक को यही रखूं मैं, इस चीज को सेम टू सेम वापस रिपीट कर दूं, और जो स्क्वायर इस तरफ था इस तरफ आते क्या हो गया? रूट। उसी प्रकार से कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? जब इस कोट को मैं इधर लेके आऊं तो प्लस का हो जाएगा, और 1 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कोट थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसके ऊपर लग जाएगा √ तो देखिए कितने सूत्र बन गए एक साथ। यहां तक पहुंच गए आज। यहां तक किसी को समझ में नहीं आया हो तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर दीजिए। और हालांकि हमारे द्वारा पढ़ाने में गलती तो कहीं हुई नहीं है, फिर भी बोला कुछ और लिखने में कुछ मिस्टेक होगी तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोण, कोणों का मापन। कोण किस प्रकार से अपन मापते हैं, या कोण चीज क्या होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोण। कोण क्या होता है? तो देखिए मैं आपके सामने 3 डायग्राम बना रहा हूं, 1 2 3। छोटी क्लासों में आपने इस चीज को बहुत ही ज्यादा विस्तार से पढ़ा होगा। हालांकि आप में से बहुत सारों को इनका नाम पता भी नहीं है। इसको बोला जाता है किरण, इसको बोला जाता है रेखा, और इसको बोलते हैं रेखाखंड।
किरण का मतलब इसका एक भाग बंद होगा, दूसरा भाग अनंत की ओर चलता जाएगा, वो किरण कहलाती है। ऐसी लाइन जो दोनों तरफ चलती है इनफाइनाइट अनंत की ओर, वो रेखा कहलाती है। और ऐसी लाइन जो दोनों तरफ से बंद हो, वो रेखा खंड कहलाता है। मतलब ये रेखा है, इस रेखा का भाग है यहां से यहां तक बड़ा, इसलिए इसको बोल दिया रेखाखंड। जो कोण बनता है वो बनेगा किरण के द्वारा। क से किरण, क से कोण। कोण किसके द्वारा बनेगा? किरण के द्वारा। परिभाषा सुनना आप। किसी किरण के प्रारंभिक बिंदु द्वारा, ये किरण हो गई आपकी और ये इसका प्रारंभिक बिंदु है। किसी किरण को उसके किसी किरण के प्रारंभिक बिंदु से उसको स्वयं के चारों ओर घुमाने पर जो अंतराल उत्पन्न होता है उसको कोण बोलते हैं। यह किरण है, इसको चारों ओर घुमाना, कहीं लिखा होता है परित। परित का मतलब भी चारों ओर ही होता है, क्योंकि पता है परिमाप, परिधि, चारों ओर की पूरी कवर की हुई डिस्टेंस। किरण को उसके प्रारंभिक बिंदु से, ये होगा इसका प्रारंभिक बिंदु, किरण को उसके प्रारंभिक बिंदु से परि यानी चारों ओर घुमाने पर, जैसे मान लो घुमाया और यहां आते आते यहां तक आ गई, चारों ओर घुमाने पर जो अंतराल बनता है, जो गैप बनता है, उस गैप को कहता है कोण। और आपने पढ़ा है कोण यही होता है, और कोण को अपन रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। ये होगा इसका प्रारंभिक बिंदु और ये होगी इसकी अंतिम बिंदु। अंतिम बिंदु। अब देखिए, जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करते हो आपके सामने दो प्रकार की चीज आती है। एक बार थीटा प्लस में लिखा होता है और कई क्वेश्चन में आपके सामने थीटा के आगे माइनस की वैल्यू आएगी। थीटा के आगे माइनस की वैल्यू आने का मतलब यह नहीं है कि कोण ऋणात्मक है। वो कोण आपको एक स्थिति के बारे में इंडिकेट कर रहा है। आपने अपने घर पर लगी हुई घड़ी रखी होगी, ये घड़ी इस तरह से होती है और ये घड़ी का सेंटर बिंदु इस प्रकार की उसके अंदर सुई होती है। अपन को पता है घड़ी इस दिशा में घूमती है, दैट मीन्स क्लॉकवाइज। क्या है? क्लॉकवाइज। और जब अपन कोणों की माप करते हैं, मापन करते हैं, उसमें यदि आप घड़ी की सुई की दिशा में कोणों का मापन कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि जो थीटा होगा उस थीटा के आगे माइनस वाला सिंबल आएगा। दैट्स क्लियर? समझ में आया यहां तक आपको? आगे, यदि आप कोणों की माप करते समय घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत जा रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो, हमें पता है घड़ी इस दिशा में चलती है, हम कोणों की माप इस दिशा में चलते हुए कर रहे हैं, इसका मतलब थीटा की वैल्यू के आगे आएगा प्लस का सिंबल। कैसा आएगा? प्लस का सिंबल। तो प्लस माइनस का सिंबल वाला जो फंडा है आपका क्लियर हो गया। आगे देखिए, अब देखिए यहां पर ये किरण है, अब दूसरा इसका अंतिम बिंदु यहां पर है, इसका मतलब आप कोण की माप करते करते ऊपर की ओर जा रहे हो, मतलब आप घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में जा रहे हो। घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में जा रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो, इसका मतलब थीटा के आगे क्या आएगा? प्लस। अब होगा प्लस। अब देखिए, ये मान लो कोई किरण है, ये इसका प्रारंभिक बिंदु है और यहां पर ये से, ठीक है ना, ये थीटा है। अब आप थीटा को मापते हुए ऐसे आएंगे इस प्रकार से नीचे, इसका मतलब आप घड़ी की सुई की दिशा में चल रहे हो, घड़ी की सुई की दिशा में। अब ये तो थीटा होगा ना, ये रिप्रेजेंट करेगा माइनस थीटा। यहां तक किसी को दिक्कत हो तो बताइए? कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। कोणों की माप, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोणों की माप, मेजरमेंट ऑफ एंगल। कोण को किस प्रकार से, तो हमें पता है कोणों को दो प्रकार से माप